ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। राजनीति में नवसंकल्प का समय, और हमारे देश में मुझे लगता है कि ईमानदारी से राजनीति ही तो होती है, बाकी क्या होता है। और 365 दिन, 24 घंटा, सातों दिनों, महीने भर, सब दिन आप देखते हैं राजनीति होती है। साल 2024 विदा हो रहा है। राष्ट्रीय जीवन में सार्थक उपलब्धियां पाने के लिए एक साल का समय पर्याप्त नहीं होता है। इसके बावजूद बीत रहे साल की विदाई और नव वर्ष के स्वागत स्वाभाविक होते हैं। साल 2024 की अनेक उपलब्धियां हैं। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ा है। तो ऐसी उपलब्धियों को लेकर सरकार विपक्ष के बीच तकरार भी हुई है। हालांकि राजनीति में बीत रहे साल बड़ा अवमूल्यन हुआ है। संसद में बहुत कुछ अच्छा नहीं घटा है। संसदीय भाषा की कटुता से देश आहत है। इस साल 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। थोक के भाव बदल हुए हैं। दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं अनुसूची का पालन नहीं हुआ है। अनेक स्वप्न पूरे हुए, अनेक टूट गए, अनेक प्रशिक्षित हैं। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा झूठ संविधान और आरक्षण समाप्ति को लेकर है। और आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे विपक्षी दलों ने प्रचारित किया और भाजपा सत्ता में आते ही संविधान बदलेगी और आरक्षण समाप्त करेगी। भाजपा की तरफ से बार बार सफाई दी गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेशक राजनीति में सबके अपने सत्य और अपने झूठ होते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता भी असत्य या फिर असत्य का सहारा लेते हैं। लेकिन संविधान बदल देने और आरक्षण करने संबंधी झूठ निंदनीय है और इससे देश भर में भ्रम फैला। संसद में भी यह झूठ बोला गया। पूरे देश में इसी झूठ को प्रचारित किया गया, जबकि किसी जनस्वास्थ्य और रोजगार और ऐसे ही अनेक मुद्दों पर सार्थक विमर्श नहीं हुआ। याद रहे कि संविधान जड़ नहीं है, यह राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय है। संविधान निर्माताओं ने संशोधन प्रक्रिया में भी संविधान में ही लिखी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान संशोधन के प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था, जो संविधान से असंतुष्ट है उन्हें सिर्फ 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वह बहस के मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत ही नहीं पा सकते तो यह समझ लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। संशोधन वाला अनुच्छेद 368 ध्यान देने योग्य है। कुछ सामान्य विषयों पर संविधान के उपबंधों का संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ऐसे संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत, तो संघीय ढांचों को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधायी सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं, संविधान का पिता कहते हैं। देखिए, 2 डेटे संविधान में काफी महत्वपूर्ण है। एक तो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत हो चुका था ना, कुछ प्रावधान आ चुके थे, तो संविधान दिवस मनाते हैं आप लोग 26 नवंबर को। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था, लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। तो 26 जनवरी को हर साल आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में हुआ था। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 301 को पढ़िए आप लोग। संविधान संशोधन प्रत्येक सदन में जाएगा उससे सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। लेकिन ऐसे संविधान का बदलाव नहीं कहा जा सकता है। संविधान बदलने और यथा आवश्यक संशोधन करने में मूलभूत अंतर है। संविधान निर्माता कठोर प्रावधान के समर्थक नहीं थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान संशोधन का प्रावधान रखा। और राज्य विधानमंडल के समर्थन से संबंधित अपेक्षा अमेरिकी संविधान की अपेक्षा अधिक उदार है। अमेरिकी संविधान में 3/4 राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन भारत के आधे राज्य विधानमंडल का समर्थन पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान संशोधन के अधिकार और प्रावधानों पर अनेक निर्णय दिए। कहा गया है कि संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता। इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय प्रणाली, सामाजिक न्याय, संविधान की सर्वोच्चता सहित अनेक विषय सम्मिलित हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संविधान राष्ट्र जीवन की आचार संहिता है। संविधान राजधर्म है और राजधर्म जड़ नहीं होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति तेज है। सामाजिक बदलाव का प्रभाव राजनीति पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने संशोधन का प्रावधान रखा। लेकिन भारत में ही ऐसा झूठ बोला गया
कि संविधान खतरे में है और इसे भाजपा द्वारा बदला जाएगा, आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा झूठ नहीं चलता। संसद में भी 2 दिन की बहस के दौरान व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। संविधान निर्माता भविष्य के भारत के प्रति सजग थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के शीर्षक में अस्थायी प्रावधान लिखा था और संविधान निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे वाले प्रावधान समाप्ति की गुंजाइश छोड़ी थी। केंद्र सरकार ने यह दायित्व निभाया और आप देखेंगे निभाया और विभाजक राजनीति अनुच्छेद 370 का प्रेत जगाया करती। और अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन यही दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय चुनौतियों के अनुरूप संशोधित होते रहे। झूठे प्रचार के इस खेल में संविधान के साथ मनुस्मृति को लेकर संसद जाना और मनुस्मृति को संविधान के विकल्प के रूप में पेश करने का नाटक अनुचित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आरक्षण के रक्षोपात संविधान निर्माताओं ने ही पारित किए थे और आवश्यकता अनुसार संशोधन भी हुए। आरक्षण की अवधि बढ़ाने का विषय भी संवैधानिक संशोधन से ही जारी है। अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर सभी दलों ने सहमति दी और तब आरक्षण समाप्त करने के दुष्प्रचार का औचित्य क्या है। सभी सरकारों ने आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन कराए और आपातकाल में सारे विपक्षी नेता जेल में थे और उस समय 53वां संशोधन एक साथ हुए थे और संविधान का 42वां संविधान संशोधन राष्ट्र की आवश्यकता नहीं था। आपातकाल को वैध ठहराने एवं सत्ता बनाए रखने के लिए यह संशोधन हुआ था। इस संशोधन में न्यायपालिका के अधिकारों में भी कटौती हुई थी। जनता पार्टी सरकार ने संशोधन के बड़े हिस्से को समाप्त कर दिया था। क्या 2025 में हम अनुकूल एवं सौहार्दपूर्ण परिवेश बनाने में कामयाब होंगे? क्या राजनीति में मर्यादा का पालन होगा? संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने जैसे झूठ आगे नहीं चलेंगे। 2024 को अलविदा, 2025 के स्वागत की तैयारी करें। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों में से ही होता है। विधानसभा के सदस्य ही करते हैं चुनाव इसका, ठीक है। श्वेत क्रांति के नए दौर की शुरुआत। बीते दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां पैक्स की शुरुआत करते हुए कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल हो जाएगा। पैक्स के जरिए कृषि उत्पादों की देशी विदेशी बाजारों तक पहुंच बनेगी। उल्लेखनीय है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की 24% हिस्सेदारी है, लेकिन विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने पैक्स के जरिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की और यह पहला ऑपरेशन फ्लड की सफलता पर आधारित है जो 1970 में शुरू हुई थी। सहकारी समितियों के माध्यम से भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। श्वेत क्रांति 2.0 का वित्त पोषण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से होगा और इस धन का उपयोग दूध संग्रह केंद्र स्थापित करने, कोल्ड स्टोरेज सुविधा बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के लिए किया जाएगा। और देखिए, अगर हम बात करें देखिए श्वेत क्रांति की, तो ये दूध से जुड़ी हुई, दूध के उत्पादन से 1970 में शुरुआत हुई थी इसकी। वास्तव में अभी दूध उत्पादन से जुड़े 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं। उचित मूल्य ना मिलने के कारण इन ग्रामीण परिवारों को शोषण का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी कारोबार से जुड़े देश के 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से मात्र 1.5 करोड़ परिवार ही सहकारी क्षेत्रों से जुड़े हैं। मोदी सरकार ने इन 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। इससे डेयरी किसानों की बाजार तक बेहतर पहुंच बनेगी। श्वेत क्रांति 2.0 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है और इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। श्वेत क्रांति 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में दूध संग्रह को आप देखते हैं कि 50% तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य आप देखिए वित्त वर्ष 2028-29 तक दैनिक दूध खरीद को आप देखिए 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 1007 लाख किलोग्राम करना है। डेयरी ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकतर महिलाएं कार्यरत हैं। डेयरी क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% है। अकेले गुजरात में डेयरी क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं सालाना 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही हैं। स्पष्ट है कि श्वेत क्रांति 2.0 महिलाओं का सशक्त बनाने का कारगर हथियार साबित होगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक
देश है। वित्त वर्ष 2022-23 में 23 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ है। डेयरी उद्योग भारत के कृषि उत्पादन का 40% हिस्सा है। उत्पादित दूध का लगभग 63% बाजार में पहुंचता है, और जिनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र से आता है, जबकि सहकारी समितियां संगठित क्षेत्र के उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियां ऑपरेशन फ्लड की रीढ़ रही हैं। वर्तमान में आप देखते हैं, वर्तमान में देश में 1.7 लाख डेयरी सहकारी समितियां हैं, जो 30% गांवों को कवर करती हैं। देश के कुल दूध उत्पादन का 10% इन सहकारी समितियों के माध्यम से आता है, लेकिन इनका कवरेज असमान है। कवरेज बढ़ाने के लिए एनडीडीबी अगले 5 वर्षों में 56,000 नई सहकारी समितियां स्थापित करेगी और 46,000 मौजूदा समितियों में आप देखिए सुधार की योजना पर काम कर रही है। एनडीडीबी का ध्यान उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर है, जहां डेयरी सहकारी समितियां कम विकसित हैं। सरकार ने डेयरी किसानों के लिए देश भर में रुपे किसान कार्ड और डेयरी सहकारी समितियों में सूक्ष्म एटीएम की भी शुरुआत की है। श्वेत क्रांति की ही उपलब्धि है कि भारत लंबे से समय विश्व का अग्रणी दूध उत्पादक बना हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर जहां दूध उत्पादन में सालाना 2% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं भारत में यह 6% की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की 24% हिस्सेदारी है, लेकिन विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। आज भारत का डेयरी एवं पशुपालन उद्योग देश की जीडीपी में 5% योगदान कर रहा है। यदि कृषि क्षेत्र को देखें तो यह योगदान 24% है, जिसका कुल मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए है। खेती के घाटे का सौदा बनने के दौर में यह किसानों की नियमित आय का एक प्रमुख स्रोत है। श्वेत क्रांति 2.0 की राह में सबसे बड़ी चुनौती पशु चारे की है। चारा उत्पादन बढ़ाने संबंधी केंद्र के तमाम प्रयासों के बावजूद हरे चारे की 11% और सूखे चारे की 33% कमी है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी ने पशु चारे की कई उन्नत किस्में जारी की हैं, जो वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण पशु चारे की आपूर्ति कर सकती हैं। लेकिन इन नई तकनीकें पहलों की किसानों में स्वीकारता बहुत कम है। इस समय आप देखते हैं देश के 84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर चारे की खेती होती है, जो कुल कृषि भूमि का 4% है। देश में पशु चारा की खेती के लिए जमीन का मिलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसे वाणिज्यिक फसलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या लगातार सिमटते प्राकृतिक चारागाहों की है। पिछले एक दशक में देश के 31% चारागाह खत्म हो गए हैं। अब मात्र 1.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर चारागाह बचे हैं। श्वेत क्रांति 2.0 की सफलता के लिए इस समस्या को भी दूर करना होगा। केंद्रीय लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं, इनका नाम है रमेश कुमार दुबे। इनके द्वारा लिखा श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा, और जो सवाल पूछता हूं तो उनके जवाब जरूर दिया करिएगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। अंतर्मन की शुभकामनाएं। किसी विशेष अवसर पर जब लोग मिलते हैं तब शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये आप देखिए, शुभकामनाएं और बधाई में थोड़ा अंतर होता है। शुभकामनाएं किसी विशेष अवसर के मंगलमय या तथा अच्छे ढंग से संपन्न होने के लिए व्यक्त की जाती है, जबकि बधाई कोई उपलब्धि हासिल होने पर दी जाती है। और इसी क्रम में नए वर्ष के समय शुभकामनाएं तथा बधाइयों का दौर चलता है। परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में लोग मौखिक या फिर लिखित शुभकामनाएं तथा बधाई देते हैं। यह परस्पर सद्भाव बढ़ाने तथा स्नेह, प्रेम, अपनत्व प्रकट करने का रास्ता भी है। शुभकामनाओं या फिर बधाई देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग अंतर्मन तथा शुद्ध मन से व्यक्त किया जाए, क्योंकि देखने में ऐसा भी आता है कि सामने कोई परिचित दिखाई पड़ जाता है तो सिर्फ औपचारिकता के लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर शुभकामनाएं या बधाई के शब्द बोल दिए जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि मनुष्य भी जीवन में मशीनों पर अधिक आश्रित रहने लगा है, और उसका मन अभी मानव से ज्यादा मशीनों जैसा होता है जा रहा है। कोई विशेष अवसर आया तो माता पिता तक को मोबाइल के जरिए शुभकामनाएं, बधाई का मैसेज भेजकर मान लिया जाता है कि उसने अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है। जीवन में आप देखिए, किसी विशेष अवसर पर शुभकामनाएं या बधाई सिर्फ रस्म अदायगी सी ना रह जाए, और इसके लिए खुद को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। प्रसन्न मन से निकले शब्दों का असर प्रभावकारी होता है। एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है कि जब बेमन से किसी को शुभकामनाएं या बधाई दी जाती है तो मन बोझिल होता है, और इस द्वंद्व से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, और दिखावे के लिए मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किए जाने पर संभव है व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाए, क्योंकि बेमन के भाव और विचार का भी आप देखिए स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। ये जान लेने वाले बोरवेल।
आजकल आप देख रहे हैं कि क्या रहता है कि पानी नहीं निकलता है या वो कुछ समस्या रहती है तो उसे खोल देते हैं, उसी में बच्चे चले जाते हैं। और आए दिन आप लोग इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। यह दुखद है कि बोरवेल में गिरे एक और बच्चे ने जान गंवा दी। एक बार यह हादसा मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक गांव में हुआ था। यह यहाँ खुले एक बोरवेल में गिरे 9 वर्ष के एक बच्चे को निकालने के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इस तरह के हादसे देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहकर होते ही रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर मामलों में बच्चों को बचाने में नाकामी ही लगती है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत पर राज्य सरकार ने गंभीरता का परिचय दिया, क्योंकि इस तरह की त्रासद घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। यह एक तथ्य है, पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में 7 बच्चे बोरवेल में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और इस नतीजे पर पहुंचने की पर्याप्त कारण है कि जो बोरवेल बेकार हो जाते हैं उन्हें खुले छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें ढकने की कोई कोशिश नहीं की जाती है, ना बोरवेल को खोदने वालों की, ना ही प्रशासन की ओर से। कुछ मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बावजूद स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है। यह सिलसिला देश भर में देखने को मिल रहा है। चंद दिनों पहले राजस्थान के 2 जिलों में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। जब कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो उसे बचाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर उपाय किए जाते हैं। समझना कठिन है कि ऐसा कोई उपाय खुले छोड़ दिए बोरवेल को ढकने के लिए क्यों नहीं किए जाते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा उन राज्यों में भी नहीं किया जा रहा जहाँ इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं। यह ठीक नहीं है कि शासन प्रशासन की ओर से ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं जिससे खुले पड़े बोरवेल बच्चों के लिए खतरा ना बनने पाए। ऐसे प्रयासों इसके बावजूद नहीं किए जा रहे हैं कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सभी राज्यों को व्यापक निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि बोरवेल, ट्यूबवेल अथवा बेकार कुआं को ढकने के कदम उठाए जाएं और कोई बोरवेल अथवा ट्यूबवेल खुला न पड़ा रहे। इसके लिए उन्हें खोदने वाली एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी के लिए राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आम लोगों को भी चेतना चाहिए। आखिर ऐसा तो नहीं है कि जहां कहीं बोरवेल खुले पड़े वहां के लोग उन्हें से अनभिज्ञ होते हों। किसी न किसी स्तर पर समाज को भी उन समस्याओं के प्रति चेतने और संवेदनशील दिखाने की जरूरत है, संवेदनशीलता, जिससे उनका समाधान कहीं अधिक आसानी से हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप देखें कोई बोरवेल खुदा हुआ है, उसमें पानी नहीं निकल रहा है, भैया उसे बंद कर दीजिए, ढक दीजिए, उस पर कुछ डाल दीजिए। अब आप देखिए उसे खोल देंगे, उसमें कोई ना कोई चला जाता है, उसमें बच्चे। अतिक्रमण करो, पहले सड़कों गलियों अतिक्रमण करने वालों के प्रति सख्ती दिखाने के बाद फिर संवेदनशीलता बरतने की सलाह है। यही वह लोग हैं जिसके कारण अतिक्रमण की समस्या निरंतर लाइलाज बनी हुई। उत्तर प्रदेश के झांसी में नगर निगम कर्मचारियों ने जिस प्रकार सब्जी विक्रेताओं की दुकानें जेसीबी चलाकर हटाई, उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कैसे राहगीरों के लिए बनाई गई सड़कों पर इस तरह के अतिक्रमण हो जाते हैं। यह रातों रात तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं इसके लिए इन्हें हटाने वाला सरकारी तंत्र ही जिम्मेदार होता है। पहले अतिक्रमण होने दिया जाता है और जब आक्रोश या कार्रवाई की मांग मुखर होती है तो इस तरह की कार्रवाई होती है। अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता बरतने की दुहाई देने लगते हैं। अनुभव बताता है कि कई बार वास्तविक अतिक्रमणकारियों को बचाने और अभियान थामने के लिए भी सरकारी कर्मचारी एक हिस्से में ऐसे विवादित कार्रवाई कर देते हैं जिससे आगे कार्रवाई का विचार ही स्थगित कर दिया जाए। झांसी के प्रकरण में भी देखा जाना चाहिए कि पक्की दुकानें खड़ी कर स्थायी कब्जा करने वालों को बचाने के लिए 2 सब्जी दुकानदारों को ढाल की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया गया। निस्वार्थ व विवादित कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाए, लेकिन अतिक्रमण को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। परंपराओं से जुड़े पवित्र उपवन का संरक्षण। पवित्र उपवन भारत की सांस्कृतिक और परिस्थिति की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक विशेष वन क्षेत्र स्थानीय समुदाय द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर संरक्षित किए गए। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने पवित्र उपवनों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूरे देश में इन उपवनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। यह निर्णय राजस्थान में तेजी से समाप्त हो रहे पवित्र उपवनों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। पवित्र उपवन वे वन क्षेत्र हैं जिन्हें समुदाय ने पारंपरिक रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व के कारण संरक्षित किया है। इन उपवनों में पेड़ पौधे, जानवरों और कीटों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जीव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उपवन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और इनका संरक्षण न केवल पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष स्थान है। सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसले का उद्देश्य पवित्र उपवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उन्हें उन खतरों से बचाना है जो वनों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव और अवैध अतिक्रमण के रूप में सामने आ रहा है। न्यायालय ने
निर्देश दिया कि केंद्र सरकार पवित्र उपवनों की पहचान करे, उनका सर्वेक्षण करे और उनकी सीमा का मानचित्रण करे। इसके तहत पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार की जाए और इस योजना में इन वनों के आकार के बजाय उनके सांस्कृतिक पर्यावरणीय महत्व को प्राथमिकता दी जाए। पवित्र उपवनों के महत्व को समझने के लिए राजस्थान के पिपलात्री गांव का उदाहरण लिया जा सकता है और यहाँ प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। इस पहल ने न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाया बल्कि सामाजिक स्तर पर भी कई सकारात्मक प्रभाव डाले। इससे कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, स्थानीय आय में वृद्धि हुई है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। पिपलांतरी क्षेत्र जैसे मॉडल से प्रेरणा लेकर पवित्र उपवनों के संरक्षण को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। परंपरागत रूप से वन्यजीव संरक्षण राज्यों की जिम्मेदारी रही है, लेकिन न्यायालय के इस निर्णय ने इस जिम्मेदारी को बदल दिया है। पवित्र उपवनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए यह पहल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर उन्हें सतत विकास में भागीदारी बनाने का अवसर देगा। लेखक स्वतंत्र पीढ़ीकार हैं और देखिए अच्छी बात है, कभी आपके यहाँ खुशी है, किसी तरह का माहौल है तो आप लोग इस तरह के पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, अच्छी बात होनी चाहिए। यहाँ ये टिप्पणियां देखना हो तो देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नए वर्ष में वैश्विक आर्थिकी और भारत, ये भी अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। तो 2022 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि इतिहास और संस्कृति से जुड़े तथ्य और मनोविज्ञान के लिहाज से भी यह बड़ी खबर है। भारत सरकार ने भी इस कामयाबी को बदलते और निरंतर आगे बढ़ते भारत की क्षमता के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा। भारत की सफलता को सरकार की नीतियों से ज्यादा देश के आर्थिक तंत्र में आय विस्तार के रूप में भी देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दशक पहले जो देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था वह छलांग लगाकर 5वें स्थान पर नहीं पहुंच जाता। और अलबत्ता इसमें भारत की बदलती राजनीति और सरकार को यह श्रेय जरूर जाता है। बाजार के बंधनों को खोलने, निवेश के लिए अनुकूलता बढ़ाने और इंफ्रा ग्रोथ को लेकर इस दौरान गंभीरता बढ़ी है। और देखिए एक बात और आपको यहाँ जानकारी दे दूं, ब्रिटेन की बात हो रही है ना, वहां की जनसंख्या 7 करोड़ है, हमारी 140 करोड़ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जब अब नए मंसूबों और आशंकाओं के बीच दुनिया भर में नव वर्ष की दशा और दिशा पर आकलन की तस्वीरें सज रही हैं, तो भारत के लिए फिर से एक अच्छी खबर है। भारत जल्द जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दिलचस्प है कि इस बात की सुगबुगाहट भारत में बाद में जापान में पहले शुरू हो गई। इस बाबत जापान टाइम्स ने कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और जिन लोगों के विश्लेषण को इसमें अहमियत दी गई है उनमें कैपिटल इकोनॉमिक्स के एशिया प्रशांत प्रमुख मार्सेल थेलियंट भी शामिल है। रिपोर्ट में थेलियंट ने अपनी अनुमान को लेकर कहा है कि भारत जीडीपी में 2026 तक जापान को पछाड़ देगा। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2 कदम और आगे है। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025 में ही भारत जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ देगा, जबकि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार ऐसा निकट भविष्य में होगा जरूर पर 2030 से पहले नहीं। और देखिए आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अर्थशास्त्रियों के बीच आज इस बात पर तकरीबन एक तरह की सहमति है कि बीते 5 वर्षों में भारत आर्थिक क्षमता के मामले में निरंतर आगे बढ़ा है। आलम यह है कि भारत डॉलर की जगह अब अपने रुपये का उपयोग करके 27 देशों के साथ व्यापार करता है, जो वैश्विक व्यापार में इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। वैश्विक डिजिटल लेन देन में भी आप देखते हैं कि देश की हिस्सेदारी 40% है। एक अध्ययन के अनुसार सरकारी और निजी तौर पर जिस देश के साथ व्यापारिक साझेदारी को लेकर दिलचस्पी आज सबसे ज्यादा है वह भारत है। अलबत्ता इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इन वर्षों में भारत की आर्थिक हैसियत को नीति के समर्थन जितना नहीं मिला उससे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि और युवा आबादी जैसे कारक कारगर हुए। जापान भारत की बढ़त। बहरहाल मौजूदा स्थिति में आईएमएफ का यह अनुमान महत्वपूर्ण है कि 2025 तक भारत की जीडीपी 4.339 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है, जो जापान के 4.310 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। जापान पर भारत की इस बढ़त को सीधी सीधी भारत की सफलता मान लेना मुनासिब नहीं है। सच्चाई तो है जापान लगातार मंदी और दशकों से चली आ रही डिफ्लेशन यानी अपस्फीति से जूझ रहा है। अपस्फीति ये आप देखें को लेकर यह समझ लेना चाहिए कि यह मुद्रास्फीति के उलट मानी जाती है वाली है और दरअसल यह कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति है। जब मुद्रास्फीति दर 0% से भी नीचे चली जाती है तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती है।
ऐसे माहौल में उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट होती है। स्वाभाविक तौर पर लगातार कम होती कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता इस उम्मीद से खरीदारी और उपभोग के फैसले टालता रहता है कि कीमतों में और गिरावट आएगी। ऐसे में आप देखिए, ऐसे में समूची आर्थिक गतिविधियां गतिहीनता की स्थिति में चली जाती हैं। यही वजह है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों में अपस्फीति को बड़ी आर्थिक समस्या माना गया है, जिससे उबरना आसान नहीं है। ऐसे में बात करें जापान की, जो मुश्किलें मुसीबतें उसकी बढ़ती आबादी और विभिन्न क्षेत्रों में कम उत्पादकता के कारण बढ़ी है। कमजोर येन के कारण भी जापान की वैश्विक स्थिति पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा सुधारवादी पहल और डिजिटलीकरण के विरोध के कारण भी जापान की स्थिति खराब हुई है। विगत वर्षों में वहां संरचनात्मक सुधार के एजेंडे पर तकरीबन ताला लग चुका है। इन सब प्रतिकूलताओं का ही नतीजा है कि 2010 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा जापान आज लगातार पिछड़ता जा रहा है। चीन और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं तो पहले ही जापान से आगे निकल चुकी हैं। बहरहाल तमाम पूर्वानुमानों के बीच इन आशंकाओं से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि 2025 में दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था में अभी से तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत में कम होती जीडीपी भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। इस आशंका की सबसे बड़ी वजह वैश्विक अस्थिरता है। इसका असर उन देशों पर तो पड़ ही रहा है जो युद्ध या फिर आप देखिए हिंसक विरोध जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं, और इससे विश्व अर्थव्यवस्था भी अपना संतुलन खो रही है। मंदी की आशंकाओं को निर्मूल इसलिए भी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था अभी से बुरे दौर से गुजर रही है। वहीं भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका व चीन के बीच व्यापार को लेकर तनातनी ने भी मंदी की आशंका को बढ़ा दिया है। अमेरिका, आप देखते हैं अमेरिका पर विश्व की निगाहें, तो इस बीच नए साल में जिन बातों पर खासतौर पर दुनिया की निगाहें होती हैं उनमें जनवरी में ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालना सबसे अहम है, और जिस तरह के संकेत हैं उनमें वे चीन समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इससे वैश्विक व्यापार का मौजूदा स्वरूप प्रभावित होगा और आर्थिक दबाव की नई स्थिति पैदा होगी। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध और भू राजनीतिक तनाव से भी आर्थिक मंदी को लेकर चिंता बढ़ी है। इस स्थिति से खासतौर पर आप देखिए जर्मनी और फ्रांस जैसी प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्था में संकट पैदा हो सकता है। अंतिम रूप से जो बात खास मायने रखती है वह आर्थिक की से ज्यादा नई बन रही स्थितियों के बीच विभिन्न देशों का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह के विवेक का परिचय देता है। और इस लिहाज से आप देखिए यह बात भारत के पक्ष में जाती है कि उसमें खासतौर पर कोविड महामारी के बाद से वैश्विक मंचों पर शांति, स्थिरता और समन्वय की बात कही है। भारत में G20 समिट इस लिहाज से एक मिसाल बना है कि टकराव और विरोध की स्थितियों के बावजूद विश्व कल्याण, मानवीय सहअस्तित्व को लेकर देशों के बीच व्यापक सहमति बनाई जा सकती है। अगर यह स्थिति आगे और कारगर रहती है तो स्वाभाविक तौर पर न केवल आर्थिक बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी 2025 भारत के लिए शुभ साबित होगा। और देखिए G20 के बारे में याद रखिएगा, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जर्मनी आपका, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। इसमें चेक बाउंस संबंधी मुकदमे का हो त्वरित निपटारा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के न्यायालयों में 45 लाख से अधिक मामले केवल चेक बाउंस होने से संबंधित हैं। अदालतों में लंबित मुकदमों में लगभग 9% मामले तो चेक बाउंस के ही हैं। न्यायालयों में मुकदमों के बोझ को लेकर न्यायपालिका से लेकर सरकार और इससे जुड़े लोग भी सभी चिंतित हैं। देश में आप देखिए न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं। लगातार सुधारों और सकारात्मक प्रयासों के बावजूद न्याय की प्रतीक्षा में इतनी अधिक संख्या में प्रकरणों का बकाया होना इस मायने में भी चिंता का कारण है कि न्यायालयों पर मुकदमे का बोझ कम होने के स्थान पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह सब तो तब है जब लोक अदालतों का समय पर लगातार आयोजन किया जा रहा है। दरअसल कुछ इस तरह के मुकदमे हैं जो सबसे अधिक न्याय के मंदिर का बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे मुकदमों के निस्तारण की दृष्टि से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले मुकदमों के निस्तारण का जो रास्ता अख्तियार किया गया वह निश्चित रूप से सराहनीय है और न्यायालयों के बोझ को कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा सकता है। यदि चेक बाउंस वाले मामलों को भी इसी तरह से निपटाने का कोई रास्ता निकल सके तो न्यायालयों में आप देखिए मुकदमों के अंबार को
निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार को इसी से समझा जा सकता है कि देश में 5 करोड़ से अधिक मुकदमों में वादी प्रतिवादी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मध्यस्थता के प्रावधान होने के बावजूद अधिक मामले निपट नहीं पाते हैं। अब चेक बाउंस के मामले को ही लिया जाए तो इसमें दो बातें साफ हैं। मोटे रूप से चेक बाउंस होने की स्थिति में 2 वर्ष की सजा या चेक की रकम की 2 गुना राशि चुकाने का प्रावधान है। मामले की प्रकृति के अनुसार सजा कम या फिर ज्यादा हो सकती है। ऐसे में 43 लाख मुकदमों का केवल चेक बाउंस से संबंधित होना इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि 5 करोड़ में से यह संख्या कम होती है और खासतौर पर ऐसे हालातों में निचली अदालतों में मुकदमों का बोझ काफी कम हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है चेक बाउंस प्रकरणों के निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए लोक अदालतें लगाई जाकर उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर समझा बुझाकर निपटाया जा सके या कुछ इस तरह का कोई व्यवहारिक हल खोजा जा सके। हर समस्या का समाधान है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। एक दर्द भरी इबारत में संभल जो बताया ना, यहाँ भी आप देखिए जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने की बातें हो रही हैं, उसी की बातें की जा रही हैं। चलिए ये यहाँ आप देखिए एक मंदिर भी मिला, आप देखेंगे जो बंद पड़ा हुआ था। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के जो आपके संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।